नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। खबरों की ओर रुख करते हैं। आज मौनी अमावस्या है, यानी माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या, और वो भी शनिवार में पड़ने वाली अमावस्या। इस मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। मौसम खराब होने और भीषण ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं और पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने के लिए देर रात से ही श्रद्धालुओं का हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गया था। यहां दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। ऐसी मान्यता है, मौनी अमावस्या पर मौन रहकर मां गंगा में स्नान करने और दान करने से कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके लिए दूर दूर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हर की पौड़ी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी में आस्था की डुबकी लगाई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा तट पर पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में मान्यता है, विशेष महत्व है मौनी अमावस्या का सनातन धर्म में, और मान्यता है इस दिन गंगा में स्नान करने से, दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और लोगों के कष्ट दूर होते हैं, जिसके लिए लोग आज गंगा तट पर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। वहीं प्रशासन की बात की जाए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हरिद्वार से हमारे संवाददाता विकास चौहान लाइव जुड़ गए हैं। विकास, आज मौनी अमावस्या है, माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या। इस मौके का, इस अमावस्या का सनातन धर्म में खास महत्व है। दूर दूर से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में पहुंच रहे हैं। क्या अब कुछ व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? तो जिस तरह से आज मौनी अमावस्या माना जाता है कि आज के दिन मौन रहकर पूरे दिन का जो व्रत रखता है उसकी कहीं ना कहीं मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। और जिस तरह से मौन रहकर पूरे दिन की तपस्या और स्नान किया जाता है, उसके बाद दान पुण्य करने से कहीं ना कहीं अच्छा जो फल है वो प्राप्ति होती है। और आज के दिन अगर हम पितरों का दान, पितरों का जो निमित्त जो अगर दान है वो भी करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उससे भी पितरों को कहीं ना कहीं एक मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। और अगर हम हरिद्वार की बात करें तो सुबह तड़के से ही श्रद्धालु हर की पौड़ी और गंगा के अन्य जो घाट हैं वहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए थे। और जो जिस तरह की ठंड है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले वर्षा भी हरिद्वार में हुई थी, तो उसके बाद ठंड और थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी। और उसके बावजूद लोगों की जो आस्था है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गंगा के प्रति, अपने धर्म के प्रति दिखाई दे रही थी। जो वो कड़ाके की ठंड में भी जो मौनी अमावस्या का जो पर्व है, स्नान है, उस पर गंगा में डुबकी लगा रहे थे। तो जिनसे हमने बात की, उनका भी यही कहना था कि माँ गंगा में जिस तरह से डुबकी लगाने से पहले तो उनको ठंड का आभास होता है, लेकिन जिस तरह से जो श्रद्धा माँ के प्रति है, गंगा के प्रति है, उससे जो ठंड है वो भी दूर होती है और कहीं कहीं उनसे जो मनोकामनाएं होती हैं वो भी यहाँ पर पूर्ण होती है। बिल्कुल विकास, मौसम खराब होने के बावजूद श्रद्धालुओं की जो आस्था है उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंचे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा भीड़ घाट पर देखने को मिलती है। क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई है ताकि भीड़ को कंट्रोल में किया जा सके और किसी तरह की कोई हिंसा या अनहोनी ना हो और लोग आराम के साथ अपनी सुविधा पूर्वक गंगा में स्नान कर सके? देखिए, हालांकि मौनी अमावस्या का एक अच्छा खासा स्नान माना जाता है, लेकिन अगर बात करें बड़े स्नान की, जिस तरह से पुलिस बाकायदा मेला सेक्टरों में हरिद्वार को यहाँ पर विभाजित करती है, बाकायदा फोर्स लगाती है, लेकिन ये जो पर्व है, हालांकि भीड़ आज भी यहाँ पर दिखाई दी है, लेकिन जो भीड़ की व्यवस्था है उसको थाना स्तर के और जिला प्रशासन के द्वारा अपने स्तर पर ही यहाँ पर आज जो देखा जा रहा है, जहां तमाम पुलिस बल यहाँ पर घाटों पर मौजूद है। वहीं लगातार जो अगर किसी फुटेज जो कैमरे हैं वो लगातार यहाँ पर हर की पैड़ी और अन्य घाटों पर यहाँ पर उससे नजर बनाए रखी जाती है, जिसके माध्यम से लगातार लोगों को अनाउंसमेंट किया जाता है कि वो भीड़ ना करें और लगातार चलते रहें, ताकि और सुरक्षा की दृष्टि से भी जो सीसी कैमरे हैं वो भी काफी उपयोगी यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि पूरे हरिद्वार में, क्योंकि अगर हम बात करें लगातार यहाँ पर कोई ना कोई विकास, जब भीड़ ज्यादा होती है तो घाटों पर कई अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है, जिससे नहाने के लिए सही से प्रबंध ना होना और भी कई तरीके की अव्यवस्थाएं। घाटों पर क्या कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए?
घाटों पर जिस तरह से क्योंकि बड़ी समस्या देखने को मिलती है, वहां पर जो स्नान के वाले दिन जो व्यवस्था है, सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है वो यहाँ पर साफ सफाई की यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें कहीं ना कहीं जो भीड़ के कारण यहाँ पर सफाई होना कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो बहुत रहता है, जिसकी आज नगर निगम के द्वारा यहाँ पर लगातार जो साफ सफाई है वो यहाँ पर की जा रही है और बार बार जो उनके सफाई कर्मी हैं वो भी पूरे घाटों का निरीक्षण यहाँ पर कर रहे हैं ताकि जो भीड़ है उसको यहाँ पर गंदगी ना देखने को मिले। और वहीं जिला प्रशासन और पुलिस के माध्यम से ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग हैं वो लगातार निकलते रहें ताकि भीड़ एक जगह एकत्र ना हो, और जो किसी अन्य जो भी बार बार अनाउंस भी ये किए जा रहे हैं कि कोई अगर कोई संदिग्ध भीड़ यहाँ पर दिखाई देती है वो तुरंत पुलिस को यहाँ पर सूचित करें। जी, इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं हुई हैं और किस तरीके से पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद की गई है, कौन कौन से सुरक्षा बल लोगों की सुरक्षा में लगाए गए हैं? देखिए, जिस तरह से मैंने बताया कि जो ये स्नान है वो इतना बड़ा स्नान यहाँ पर नहीं माना जाता है कि जिस तरह से बाहर की जो पुलिस है वो यहाँ पर मंगाई जाती है। अक्सर स्नानों में आज का जो स्नान है वो जिला स्तर की जो पुलिस है उसके ही कमांड में यहाँ पर देखा जा रहा है। जो सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि हर की पैड़ी एक पूरे विश्व की उस पर नजर रहती है, तो उसकी सुरक्षा लगातार यहाँ पर जो पुलिस बल है वो लगातार यहाँ पर 24 घंटे बनाए रखता है। उसको और थोड़ा सा यहाँ पर जिला प्रशासन, जिला पुलिस के द्वारा यहाँ पर किया गया है। वहीं जो CCR जो यहाँ पर है मेला कंट्रोल रूम, वहाँ से उस पर लगातार नजर रखी जा रही है और जिस तरह से हैवी व्हीकल हैं वो यहाँ पर रोके गए हैं जो शहर में एंट्री करने, ताकि वहाँ पर किसी तरह का कोई भी जो भीड़ है, जो जाम की स्थिति यहाँ पर ना बने, ऐसी स्थिति ना आए कि लोगों को यहाँ विकास, प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है, क्या कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं हरिद्वार में भी देखने को मिली हैं? देखिए, प्रयाग में जो व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ पर माघ जो मेला है वहाँ पर काफी बड़ा यहाँ पर मेला माना जाता है, तो हालांकि हरिद्वार में ये स्थिति यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो यहाँ के संत और अन्य जो श्रद्धालु हैं, ज्यादातर जो संत हैं, जो अखाड़े हैं, वो यहाँ से प्रयागराज में ही चले जाते हैं ताकि वो माघ महीने में जो उनका पूरा जो मेला है उसको वहाँ पर वो कर सकें। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो हालांकि यहाँ पर केवल श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। जो जिस तरह से आपने बताया कि प्रयाग में पुष्प वर्षा की जा रही है, क्योंकि वहाँ बड़ा एक मेला, एक कुंभ के समान एक वहाँ पर मेला इन दिनों आयोजित होता है। तो हरिद्वार की स्थिति अभी फिलहाल ऐसी नहीं है, लेकिन जिस तरह से आए दिन यहाँ पर जो मेले भरते हैं और जिस तरह से आने वाले दिनों में भी बड़े बड़े स्नान यहाँ पर होने हैं, उसमें सरकार की तरफ से क्या रहने वाला है वो आगे देखने की वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस अपडेट के लिए आपका। तो मौनी अमावस्या पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। प्रशासन ने सुरक्षा की व्यवस्था की हुई है। घाटों पर तमाम इंतजाम श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। अव्यवस्थाओं को आज की जो मौनी अमावस्या है उसका विशेष महत्व इसलिए बन जाता है कि आज मौनी अमावस्या माघ मास की अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है। तो जिन लोगों को सामान्य स्थिति में भी अपने जीवन में अपने पाप की वजह से कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, जिन लोगों को अपने जीवन में लगातार कहीं ना कहीं धन की, कहीं स्वास्थ्य की हानि अनुभव कर रहे हैं, उन लोगों को आज के विशेष महत्व वाले दिन शनिचरी अमावस्या में मौन रहकर स्नान करने के पश्चात तिल मिश्रित और गुड़ वाली गर्म कंबल ऐसे वस्तुओं का दान करने से आप उनके कष्ट तो शांत होता पाएंगे ही पाएंगे, साथ में उसके पुण्य के फलस्वरूप उनके जीवन में एक आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों सुधार एकदम होने शुरू हो जाएंगे। आज की विशेष पुण्यदायी अमावस्या और अच्छी ये हो जाती है कि क्योंकि अभी अभी शनि ने राशि परिवर्तन किया है, तो जिन लोगों को शनि की ढैया या 7.5 विशेष तौर पर परेशान कर रही है, तो तिल मिश्रित वस्तु का दान करने से उनको उससे भी मुक्ति हो जाएगी। आज की जो हम बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और इसका महत्व बहुत है। हम काफ़ी फॉर्चुनेट हैं कि हम ऑल द वे किसी और काम से आए थे, बट ये सौभाग्य हमें मिल गया, तो इससे बेहतर हमें कुछ लगता नहीं, क्योंकि मौनी अमावस्या का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। अब कथाओं में, पुराणों में तो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि उस दिन गंगा स्नान करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हमको ये मौका मिला है, तो हमारे लिए इससे मतलब बड़ा दिन हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग श्रद्धा से पूरी डुबकी लगा रहे हैं और अपने जितने भी
भगवान है, इष्ट देव है हमारे, जो भी हैं उन चीज़ों को हम आज यहाँ जो है सबका वो करके अपने पूर्वजों का वो जितने भी उनका तर्पण वगैरह सब कुछ आज ही हो गया हमारा। भाई मेरा शुरू से मन था कि अमावस्या के दिन स्नान किया जाए और ठंड में स्नान किया जाए, क्योंकि गर्मियों में तो हर कोई आदमी स्नान करता है, तो सर्दियों में स्नान करने का अलग ही महत्व माना जाता है। और अमावस्या का दिन है तो हमने ये निर्णय लिया कि हम अमावस्या को स्नान करेंगे। भाई मेरा शुरू से मन था कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो हमारा है हिंदू धर्म की आस्था, उसके अनुसार अमावस्या के दिन स्नान करने से है जो आत्मा की शुद्धि होती है और पितृ है उनको मोक्ष प्राप्त होता है। तो यह हमें बहुत अच्छा लगा, आज हम स्नान किया, हमारी आत्मा की शुद्धि हुई है, ये हम अच्छा है जी। हाँ, बहुत श्रद्धालु सुबह 4 बजे से यहाँ स्नान कर रहे हैं और इतनी ठंड के बावजूद भी लोगों ने स्नान किया है। ये हमारे धर्म के अनुसार बहुत ही अच्छा माना गया है। अमावस्या के दिन स्नान करने से है जो हमारे पितर है, देवता है, वो खुश होते हैं। और ये गंगा मैया है, यहाँ पे स्नान किया और बहुत ही आत्मा की शुद्धि है, बहुत अच्छा है जी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो हमारा है हिंदू धर्म की आस्था, उसके अनुसार अमावस्या के दिन स्नान करने से। जोशीमठ आपदा को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने दावा किया कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के लिए राहत और बचाव के हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार से भी मदद की जो आवश्यकता होगी वो दिलाई जाएगी। पार्टी के सांसद विधायक उस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि जोशीमठ की जनता को राहत पहुंचाई जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक ने कहा कि अभी आपदा के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, ऐसे में वैज्ञानिकों की सर्वे रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है ताकि कारणों का सही रूप से पता चल सके। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की जो भी कोशिश है जनता को राहत पहुंचाने की वो की जा रही है। जोशीमठ के बारे में आप सबको मालूम है। मुझे लगता है कि कभी बहुत बढ़ा चढ़ा करके जोशीमठ के बारे में बात होती है, वो भी ठीक नहीं है। उससे क्या है, हमारी यात्राओं पर असर पड़ेगा। हमारे बद्री केदार बहुत मुश्किल से उबर रहे हैं हम लोग, तो पता नहीं क्यों लेकिन कुछ चीजें तो अनावश्यक ऐसी हो रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। हाँ, हुआ है और उसको सर्वेक्षण हो रहा है, भूवैज्ञानिक उसका कर रहे हैं। यदि जरूरत पड़े तो भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी तरीके से नजर है और मुख्यमंत्री लगातार उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं, वो वहाँ जा भी रहे हैं। आज ही सुबह मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे रिपोर्ट आती है हम हर चीज को करने के लिए तैयार हैं। देखिए, वहीं जोशीमठ में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। ये बर्फबारी जोशीमठ के लिए आफत बनकर आई है। बर्फबारी ने जोशीमठ में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, बर्फबारी जोशीमठ के लिए मुश्किलें लेकर आई है। लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस बर्फबारी से भवनों के ध्वस्तीकरण का काम रुक गया है। 14 और नए भवनों में दरार आ गई है। बर्फबारी के कारण ऐसा कहा जा रहा है और फिर से पानी बढ़ने लगा है, रिसाव हो रहा है जो पानी का वो बढ़ने लगा है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जोशीमठ में फिलहाल बर्फबारी हो रही है जमकर, लेकिन ये बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित हुई है। मौसम विभाग ने कहा था कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते जो मौसम होगा वो बदलेगा, अपना मिजाज बदलेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। कल देर रात से ही ये कह सकते हैं कि वो उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की जितनी ऊंची चोटियां हैं, 2000 मीटर से ऊंची की जितनी भी हाइट वाली क्षेत्र है, ऊंचाई वाली चोटियां हैं, वो बर्फ से लदकर यहाँ पर हो चुकी है। हिल स्टेशनों पर भी यही चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर हम जोशीमठ शहर की बात करते हैं तो जोशीमठ शहर के आसपास की जो ऊंचाई वाली जो जगह है वहां पर बर्फबारी हुई है। और ये बर्फबारी एक तरफ ये कह सकते हैं कि आम जनता के लिए खुशगवार मौसम लाने वाली कही जा सकती है, लेकिन जोशीमठ जनता के लिए ये बर्फबारी एक दर्द बन के उभर रही है। क्योंकि एक तो उनके घरों के जो उनके छत के जो आशियाने हैं, उनके आशियाने के जो छत हैं वो उनसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी बर्फबारी के चलते उनकी जो परेशानी है और बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जिला प्रशासन के सामने राहत कार्यों को पहुंचाना, उनके दुख दर्द कम करना वो भी बड़ी चुनौती साबित हो रहा है।
कैमरामैन नथुना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, जोशीमठ। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी। तो जोशीमठ में हो रही बर्फबारी जोशीमठ के लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बर्फबारी से ध्वस्तीकरण का जो काम चल रहा था भवनों के, वो रुक गया है बर्फबारी के चलते। वहीं भूधसाव के जो मामले हैं वो भी बढ़ते नजर आ रहे हैं और भवनों में पानी का रिसाव वो तेज होने लगा है। कहा जा रहा है बर्फबारी के चलते ऐसा हो रहा है। 14 और नए भवन ऐसे पाए गए हैं जिनमें दरारें आई हैं, उनमें पानी का रिसाव हो रहा है। पानी का रिसाव फिर से बढ़ने लगा है और कहा जा रहा है बर्फबारी के कारण ये सभी चीजें हो रही हैं जोशीमठ में। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़े हुए हैं। अभय, जोशीमठ में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है, लेकिन ये बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है। ध्वस्तीकरण का काम रुक गया है, लोगों को आवाजाही में मुश्किलें हो रही है। राहत बचाव कार्य इस बर्फबारी से कितना प्रभावित हुआ है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जोशीमठ में जो आपदा जो आई है, जैसे भूधसाव और जो पानी का रिसाव हो रहा है, उसमें लगातार वहां पर वृद्धि देखने को मिलेगी। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे में 14 ऐसे नए भवन यहाँ पर देखने को मिले हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जहाँ पर दरारें आनी शुरू हुई है। अब ये दरारें लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा जो जल रिसाव हो रहा है, उस जल रिसाव में भी पिछले 24 घंटे के भीतर ये कहें कि 100 LPM से ज्यादा का पानी वहां पर ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ है। जो कल तक 150 प्रति लीटर पानी रिसाव हो रहा था, आज वो 250 पहुंच चुका है, 250 यहाँ पर पहुंच चुका है। और उसमें जिस प्रकार से बर्फबारी वहां पर हो रही है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जल रिसाव की जो लिमिट है या जो जल रिसाव की जो घटना है, उसमें और बढ़ोतरी वहां पर पाई जा सकती है। लगातार बर्फ गिरने से जो भवनों के जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी वो वहां पर रोक दी गई है, क्योंकि बिना बर्फबारी के चलते ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी मनोरबाग की शुरू हुई थी वो नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जो वहां पर राहत जो बचाव के काम थे, उन कामों में भी ये कह सकते हैं कि मैनुअली रूप से प्रशासन को वहां पर जुटना पड़ रहा है, यानी मैन टू मैन के तरह से आप वहां पर सोर्सेज लगाने पड़ रहे हैं ताकि जो प्रभावित जनता उनको राहत वहां पर पहुंचाई जा सके। जी बिल्कुल अभय, कहा जा रहा है 14 और नए भवन ऐसे पाए गए हैं जिनमें दरारें मिली हैं, साथ ही पानी का रिसाव उन भवनों में बढ़ने लगा है। तो बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग की क्या कुछ संभावना जताई जा रही है? कब तक ये बर्फबारी जारी रहेगी ताकि लोगों को थोड़ी राहत पहुंच सके? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में जो 14 नए जो भवन मिले हैं, उन भवनों में ये जो दरारें थी, उन दरारों में जो क्रेकोमीटर वहां पर लगाए गए थे, उनमें वो दरारें बढ़ने के संकेत वहां पर मिले हैं। इसके अलावा जो जल रिसाव था, जल रिसाव भी बढ़ा हुआ है और अभी भी वैज्ञानिक अपनी जो जांच है उन जांचों को करने में जुटे हुए हैं और पता लगाने की कोशिश करें कि आखिर वजह क्या है, कि जिस प्रकार से भूधसाव हो रहा है उसके पीछे की असल वजह क्या है। तो ये कहा जा सकता है कि कोशिश लगातार जारी है और उस कोशिश में ये कह सकते हैं कि अभी भी अंतिम आकलन निकलने में तो समय और यहाँ पर लग सकता है, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट है कि जो प्रभावित जो जनता है उनको राहत पहुंचाई जा सके और उसके लिए जो जरूरी कदम उठाने का काम वहां पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल अभय, देखना होगा प्रशासन की तरफ से क्या कुछ जरूरी कदम उठाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वहीं एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। देश के टॉप 3 में देवभूमि का एक थाना शामिल हुआ है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। देश के टॉप 3 में देवभूमि का एक थाना शामिल हुआ है। टॉप 3 रैंक चंपावत के बनबसा थाने को मिली है। सूबे के किसी थाने को पहली बार ये उपलब्धि मिली है। 2018 में टॉप 10 में शामिल रह चुके सूबे के 2 थाने, जी हां, 2018 में सूबे के 2 थाने टॉप 10 में शामिल हो चुके हैं। एक्स्ट्रा फॉर उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनबसा थाने में देश के सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस स्टेशंस में जगह बनाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 जनवरी 2023 शुक्रवार को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर नई दिल्ली में शुरू हुए DGSP सम्मेलन 2022 के दौरान चंपावत जिले के बनबसा पुलिस स्टेशन को देश के सर्वोत्तम 3 पुलिस स्टेशन के रूप में सम्मानित किया। थाना अध्यक्ष बनबसा उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह को केंद्रीय गृह मंत्री प्रशंसा प्रमाण पत्र के साथ प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। देश के टॉप 3 थाने में देवभूमि का एक थाना शामिल हुआ है। जी हां, टॉप 3 रैंक में उत्तराखंड के एक थाने को शामिल किया गया है और चंपावत का बनबसा ये थाना है
जिसको टॉप 3 रैंक मिली है। बड़ी बात है ये उत्तराखंड के लिए, सूबे के किसी थाने को पहली बार ये उपलब्धि मिली है। इससे पहले 2018 में दो जो थाने हैं उत्तराखंड के वो टॉप 10 लिस्ट में शामिल रह चुके हैं और अब टॉप 3 में चंपावत का बनबसा थाना वो शामिल हुआ है, जो देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखंड के लिए देश में 16,000 पुलिस स्टेशन है, उनमें से सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस स्टेशन में सूबे के थाने का जगह बनाना गौरव की बात है। राज्य के लिए ये पहली बार है कि उत्तराखंड के किसी पुलिस स्टेशन ने टॉप 3 में जगह बनाई है। इससे पहले देश के टॉप 10 थानों की श्रेणी में साल 2017 में बनभूलपुरा और ऋषिकेश को शामिल किया गया था। तो देश के टॉप 3 थाने में देवभूमि के एक थाने ने जगह बनाई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।